सेकेंड ईयर बस। देखिए, जब हम लोग बात करें हमारी इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन के बारे में, ठीक है, मतलब अंतःकोशिकीय पाचन के बारे में बात करें, इसका मतलब क्या होता है, क्या अंतर है इन दोनों प्रकार के पाचन में? बताइए। नाम से ही पता चल रहा है क्लास। देखिए, कोशिका के अंदर होने वाले पाचन को हम अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं, ठीक है। बाह्य कोशिकीय पाचन मतलब कोशिका के बाहर होने वाले पाचन को बाह्य कोशिकीय पाचन बोलते हैं। ये बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा, अब एक खास बात और, अब मैंने ये तो बता दिया कहाँ हो रहा है, कोशिका के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। तो कोशिका के अंदर बट होता है, एनिमल का नाम बताए तो किसमें देखने को मिलता है ये? हाँ बिल्कुल, या मैं ये कहूँ लोअर इन्वर्टिब्रेट, गलत नहीं होगा। जितने भी निम्नवत अकशेरुकीय जंतु होते हैं, निम्न अकशेरुकी जंतु, उन सभी में आप लोगों को यही इसी प्रकार का पाचन देखने को मिलता है। अमीबा, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंडर, वो छोटे छोटे जो होते हैं, ठीक है ना। निम्न अकशेरुकी जंतु जो है उनमें पाचन कौन सा होता है, इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा सेल्यूलर के बारे में, मतलब हमारी अंतर कोशिकीय या फिर बाह्य कोशिकीय पाचन, ठीक है, तो उसमें कहाँ होगा? एग्जाम्पल बता दीजिए, ये तो मैंने बताई थी कहाँ होता है, ये तो मुझे बता दीजिए किसमें होता होगा एग्जाम्पल। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। अगर हम लोग बात करें हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर के बारे में, तो ये होता है हमेशा जो हमारी आहार नाल होती है ना, आहार नाल की गुहा में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब आपकी बाह्य कोशिकीय पाचन हुआ करता है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर पाचन जो है वो किस किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये पाया जाता है आपका एक तो सभी प्रकार के कशेरुकियों में, जितने भी कशेरुकी हैं, ठीक है, साथ में कीट में, क्रस्टेशियंस में, सेफेलोपोड, ट्यूनिकेट्स में, ठीक है। इन सभी में किस प्रकार का पाचन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। समझ में आया? यहाँ तक तो ठीक है। मुझे बताते जाइए कशेरुकी, इसका वो की कैरेक्टर, कशेरुकियों का की कैरेक्टर, कशेरुक दंड उपस्थित होता है। कीट, कीट इंसेक्टा का की कैरेक्टर, पंख होते हैं, पंख तो पक्षियों के भी होते हैं। बिल्कुल, ये एक तो इन्वर्टिब्रेट है आपके, और दूसरी खास बात उसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट होती है, 3 जोड़ी टांगे उपस्थित होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये कीट जो है वर्ग है या संघ? वर्ग है, तो इसका फाइलम क्या होगा? क्या चीज? तुम लोग बोलो ना फिर। भाई इंसेक्टा का पूछ रही, एनिलिडा, एनिलिडा तो राउंड वर्म्स होते हैं ना। कीट की अगर हम लोग बात करते हैं, एक कीट वर्ग जो है, कीट वर्ग जो है उसका संघ होता है आपका ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा क्लास, ऑर्थ्रोपोडा में हम किन जंतुओं को रखते हैं, जिनमें संघित उपांग उपस्थित होते हैं। ऑर्थ्रो मतलब
संगित जॉइंटेड, उपांग मतलब कोडा मतलब क्या जाता है उपांग, अपेंडेज, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, वो सभी किसमें जाते हैं हमारे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में। ऑर्थ्रोपोडा में क्लास होती है आपकी एक तो कीट और एक क्रस्टेशियन, ठीक है। क्रस्टेशियन का एग्जाम्पल अब मैंने बता ही दिया, संघ तो आपका वही है। क्रस्टेशियन का एग्जाम्पल क्रैब, केकड़ा, ठीक है। उसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट नहीं होते, 3 जोड़ी नहीं होते, 4 जोड़ी होते हैं, ठीक है। तो वो आपका किसमें चला जाता है क्रस्टेशियन में। सिफेलोपोड, ये मैं नहीं बताने वाली इसका यहाँ पर, ये आप लोग निकालिए अपनी फर्स्ट ईयर की बुक, सर्च कीजिए, मुझे कल बताइएगा। मोबाइल ना निकला है एक भी स्टूडेंट का। ट्यूनिकेट्स ये क्या होते हैं, ट्यूनिकेट्स क्या होते हैं, इन जंतुओं को हम ट्यूनिकेट के अंतर्गत रखते हैं। मैंने इसीलिए इतने सारे वो दिए एग्जाम्पल, वरना सभी कशेरु की लिख कर छोड़ देती मैं, जिस तरह ऊपर लिख दिए लोअर इनवर्टिब्रेट। बताएं ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्यूनिकेट वो जंतु होते हैं जिनके ऊपर, यहाँ लिख देते हैं, टेस्ट का आवरण रहता है। किसका बना रहता है, टेस्ट का एक आवरण रहता है, ठीक है ना। टेस्ट, टेस्ट किसका बना होता है, तो ये बना होता है ट्यूनिसिन का। किसका होता है, ट्यूनिसिन का आवरण होता है, इसीलिए इसको हम किस में रखते हैं, ट्यूनिकेट्स में रखते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक तो बात क्लियर हुई होगी, है ठीक है क्लास। अब चलिए एक काम करते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर से। अगर हम बात करें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के बारे में, जो किसमें होता है, निम्न अकशेरुकियों में होता है। अगर निम्न अकशेरुकियों में डाइजेशन जो है, पाचन, वो 2 क्रियाओं से होता है। कौन कौन सी होगी, एक तो होती है फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। इसे हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, याद होगा इतना तो, ठीक है। अच्छा, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अब कोई भी पाचन प्रक्रिया है तो उसको करने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, जरूरत तो होगी ना। जैसे हमारी बॉडी में तो कुछ एंजाइम्स रहते ही है ना, जो ग्लैंड से हमको मिलते हैं। तो बताएं जरा, इसमें फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में कहाँ से मिलते हैं एंजाइम। फर्स्ट ईयर में साइटोलॉजी पढ़ाया था, उसमें बहुत शानदार तरीके से बताया था एंजाइम्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। टाइम हमें इसमें क्लास लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दे दूंगी, समझ पहले ले। एंजाइम्स मिलते हैं हमको लाइसोसोम से, ठीक है। लाइसोसोम से मिलकर क्या मिलता है हम लोगों को, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं, जो आगे चलकर क्या बनाता है, फैगोसाइटोसिस में फैगोसोम बनाता था और पिनोसाइटोसिस में पिनोसोम बनाता था। याद आ रहा है, फैगोसोम और पिनोसोम ये दोनों बनाया जाता था, जहां पर इसके जो एंजाइम होते थे लाइसोसोम के, वो किसी भोज्य पदार्थ के साथ जुड़कर उसको क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते थे, ब्रेक डाउन कर देते थे, और जितने अवशिष्ट पदार्थ होता था वो कोशिका से बाहर निकल जाया करता था। अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में साइटोलॉजी में पढ़ लेना, ठीक है। वहीं पिनोसाइटोसिस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पिनोसाइटोसिस में जनरली तरल पदार्थ के जो होते हैं जनरली, ठीक है, वो या बहुत छोटे अणु जो होते हैं उनका पाचन अगर हम बात करें तो किसमें होगा, आपके पिनोसाइटोसिस मेथड के थ्रू होता है। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, उसमें भी लाइसोसोम से ही हमें एंजाइम्स मिलेंगे, लेकिन लाइसोसोम जब पिनोसाइटोसिस प्रोसेस में उस छोटे छोटे अणुओं के जो आपके भोज्य पदार्थ है उससे जाकर जुड़ेगा, तो वहां पर क्या बना लेता है, आपका पिनोसोम बना लेता है। बाद में उसको क्या करता है, अपघटित कर देता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। क्लियर है।
अब हम बात करते हैं हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के बारे में, मतलब बाह्य कोशिकीय पाचन के बारे में। बाह्य कोशिकीय पाचन हमेशा से हमारी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की गुहा में होता है। आहार नाल सब जानते हैं ना सभी? सबने पाचन तंत्र पढ़ा हुआ है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता पाचन तंत्र क्या होता है? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, वेरी नाइस। पाचन तंत्र कितने भागों में आप बांट सकते हो, या पाचन तंत्र को बताएं मुझे कुछ, क्या होता है? छोटा कर देती हूँ सवाल, आहार नाल बताएं मुझे। आहार नाल बताएं तो लिख ही लिया होगा साथ में। लिखो 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 और सोचते जाएं जरा। आहार नाल, मैं सिर्फ हिंट बता सकती हूँ, किसी भी मनुष्य के शरीर में जितना भी आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखाई देगी, बिल्कुल स्ट्रेट। सोचिए अब, आहार नाल बचपन से पढ़ते हो, 5th 6th क्लास से। लिखे जरा जल्दी, लिख लिया? गुड। हो गया? गुड। हो गया ना? गुड। अब हम बात करेंगे पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र को हम जनरली दो भागों में बांटते हैं। एक होती है हमारी आहार नाल और दूसरा होती है सहायक ग्रंथियां। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आहार नाल किस किस से मिलकर बनी होती है? आहार नाल बस बस बस, अच्छा। हमारे मुख से लेकर एनस तक जो भी आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है। याद है ना? बताते जाइए, क्योंकि टाइम अप हो गया आप लोगों का, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। मुख, मुख गुहा, रश्मि, ठीक है ना? ये बक्कल कैविटी और फेरिंग्स, इन दोनों को मिलाकर किसी किसी बुक में आपको एक टर्म देखने के लिए मिलेगा, दैट इज अ फारेंजियल कैविटी। ठीक है, ईसोफेगस, ईसोफेगस को क्या बोलते हैं इसे हम हिंदी में? दासनाल। आमाशय, इंटेस्टाइन। ठीक है, ये रही पूरी आहार नाल, रट लेना इसको। याद है तो आवाज क्यों नहीं आती तुम लोगों की? सहायक ग्रंथियां बताएं फिर अब मुझे, सभी इंटेलिजेंट पीपल बताएं मुझे। हाँ, सहायक ग्रंथियां जो पाचन तंत्र में मदद करती हैं, लिख लेना। मैं जब जाऊंगी यहाँ से तब लिखते ही रहना। हाँ हाँ, पाचक ग्रंथियां ही बताइए मुझे, पाचन तंत्र पढ़ रहा है तो इसमें ग्रंथियां वही है। आवाज नहीं आ रही, तेज। चलिए, अग्नाशय ग्रंथि, वेरी नाइस। पीयूष ग्रंथि पाचन में,
नेक्स्ट, एड्रिनल पाचन में, कहाँ पे, कहाँ जाकर मिलती है एड्रिनल ग्लैंड? ये अंतःस्रावी ग्रंथियां बता रहे हो आप लोग मुझे, पाचक ग्रंथियां कभी भी, बस जब भी आप पाचन तंत्र पढ़ते हैं ना क्लास, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रकार की आपकी सहायक ग्रंथियां होती हैं। अग्नाशय बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा है इसमें यकृत, और तीसरा जो आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहिए था फर्स्ट नंबर पर, लार होती है टाइलेन। आपका भाई पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कि नहीं? ये हम लोगों को पहले बता दिया जाता है कि स्टार्च का पाचन हमारी लार में उपस्थित टाइलेन से होता है कि नहीं? तो यहाँ से सलाइवा, सलाइवा मतलब हमारी लार ग्रंथि। ठीक है, अब आप लोग जब ग्रंथियां लिखेंगे तो सबसे पहले लार ग्रंथि लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि पहले हम लोग बक्कल कैविटी में जब पढ़ेंगे ना अपनी मुख गुहा में, तो पहले हमें लार ग्रंथि पढ़नी पड़ेगी यहाँ, ठीक है ना? तो थर्ड नंबर पर ना लिखते हुए तो फर्स्ट नंबर पर लिखिएगा। अब क्लास आज से फिजियोलॉजी स्टार्ट हो गई है, अपनी 12th क्लास की बुक कृपया करके निकाल लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, पहले से पढ़ा भी हुआ है, याद भी होगा। क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल बात करते हैं।